बुशरा की बारान के साथ पहली मुलाकात लिफ्ट के अंदर होती है। बारान इस बड़ी कंपनी का ऑनर है जहां बुशरा इंटरव्यू देने आई है। बारान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो बुशरा भी खूबसूरती में कम नहीं है। उसे बारान का नज़रअंदाज किया जाना पसंद नहीं आता। वो लिफ्ट के अंदर ही बारान के साथ झगड़ा शुरू कर देती है। वो बारान को कहती है कि उसने उसे अपनी गाड़ी से हिट किया है। बारान उसे कहता है कि आज तक उसकी गाड़ी के सामने कोई नहीं आया है। अहमद बारान के लिए असिस्टेंट रख रहा है। वो बुशरा की खूबसूरती और उसकी तेज तरारी देखकर उसे ही रख लेता है। बारान अहमद पर बहुत नाराज़ होता है कि उसने फ़ीमेल क्यों रखी। बारान और बुशरा की बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। बुशरा और अनोशा दो ही बहनें हैं। उनके वालिदैन वफात पा चुके हैं। वो अपने चाचा के साथ रहती हैं। उनकी चाची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अनोशा की शादी कम उम्री में ही गरीब सलीम के साथ कर देती हैं। सलीम की सिर्फ माँ ही है। वो बुशरा को भी अपने साथ ही ले आते हैं। सलीम उसे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह चाहता है। बुशरा बारान को पसंद करने लगी है। बारान शादीशुदा है। ये बात बुशरा को नहीं पता। ज़ेबा बारान से बहुत ज़्यादा बड़ी है। बारान इसके पास ट्यूशन पढ़ने जाता था। वो जब से उसको चाहता है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मोहब्बत को पाया है। दादाजी ज़ेबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ज़ेबा माँ नहीं बन पा रही है। आहन बारान का बड़ा भाई है। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। इन दोनों को उनके दादा ने पाला है। तुर्की वाली कंपनी आहन संभाल रहा है। वो भी बारान के साथ शादी कर रहा होता है, पर शादी वाले दिन उसकी मोहब्बत मर जाती है। उसके बाद वो किसी से भी शादी नहीं करता। पार्टी वाले दिन बुशरा को बारान की शादी का पता चलता है। वो पार्टी में ही ज़ेबा से मिलती है। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद पर काबू पाती है। रास्ते में ही वो बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। उसके ख्वाब जो बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं। बुशरा आज काफ़ी सीरियस मूड में थी। ऑफिस में लिया दिया ही सबसे बातचीत कर रही थी। हुमीरा उसके साथ बैठी थी। बुशरा वो अपने काम में बिजी थी जब हुमीरा ने उसे पुकारा। बोलो। बारान सर की वाइफ कैसी लगी तुम्हें? मैंने बस उनके बारे में सुना था, हुमीरा ने कहा। मुझे तो कल ही पता लगा है कि वो मैरिड हैं। बुशरा हुमीरा की तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा, ये बात तो पूरे ऑफिस को मालूम है। अच्छा, तो तुमने ज़रा देर से ज्वाइन किया है ना, इसलिए नहीं पता। हम तो पुराने बारान सर के कंपनी ख़रीदने से भी पहले के एक बार आई थी इनकी मिसेज ऑफिस में। मैंने तब इन्हें देखा था। सुना था वो एज में बड़ी हैं बारान सर से और उनकी लव मैरिज है। उमिना ने सारी तफसील उसे सुनाई। वो बस खामोश रही। उसके दिल पे क्या गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। बारान सर ने आपको बुलाया है अपने ऑफिस में, मिस बुशरा। अच्छा, वो फाइल उठाए बारान के ऑफिस की तरफ चल दी। मैं कम इन सर। वो ऑफिस में इंटर हुई। ऑफ वाइट का सादा सा सूट पहने, सुनहरी बालों को खुला छोड़े, सीरियस से अंदाज में भी वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। यस, कहाँ हैं आप आजकल? यही हूँ आपके सामने। कहाँ जाना है मैंने? रूखा फीका सा ले जा, जैसे कोई नाराज़गी हो। पार्टी में बहुत प्यारी लग रही थी, मुस्कुराते हुए कहा उसने। थैंक्स, आपकी वाइफ ज़्यादा प्यारी है। बाय द वे, कोई रूठेपन से कहा जैसे कोई टोंट मारा हो। वो तो है। तुम्हारा मूड किस बात को लेकर ख़राब है भाई? मारा ने बगौर उसको देखते हुए कहा, जो आज से पहले कभी इतनी सीरियस नहीं लगी थी। आप मैरिड हैं और आपने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। वो सीधा बोली, लहजे में संजीदगी थी। मैं यहाँ बस सबसे काम की हद तक हूँ बस। और जहाँ तक ना बताने का सवाल है तो मैंने छुपाया भी नहीं है कि मैं कोई फ़ायदा हासिल कर सकूँ किसी से। और तुम्हें बताना क्या बहुत ज़रूरी था? अगर नहीं भी बताया तो इसमें हर्ज क्या हो गया भाई? वो उसे देखते हुए बोला, जिसके तासुरात काफ़ी संजीदा थे। हर्ज ही तो हो गया है। वो दोनों हाथ बांधे हुए बोली, नज़रें दोनों और नज़र दूसरी तरफ जमा ली। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था? बारान शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा। बुशरा ने नज़रें घुमाते हुए उसकी जानिब देखा। हम मिडिल क्लास लड़कियां बहुत ख्वाब देखती हैं। अपने ख्वाबों में खुद को सनरेला तस्वुर करती हैं। अपने शहजादे का इंतज़ार करती हैं जो इन्हें ढूंढते हुए उनके पास आएगा और अपनी शहजादी बनाकर अपने साथ ले जाएगा। मैं भी खुद को सनरेला ही तस्वुर करती रही हूँ। आपका अक्स मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा था। और क्या क्या ख्वाब सजा लिए, शादी का, बच्चों का। वो तो जैसे ख्यालों में गुम बेलगाम बोलती ही चली गई। बारान उसकी बातें दिलचस्पी से सुन रहा था। उसके आखिरी कहे जुमले पे उसका जोरदार तहक़ीक़ा गूंजा था, जिसपे वो होश की दुनिया में आई। बुशरा दाऊद, तो तुमने मेरे बच्चे भी पैदा कर लिए ख्याली फ्लॉ में? फिर हंसा वो और हंसता ही चला गया। आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया। अंदाज तो साफ मजाक उड़ाने वाला था। वो काफ़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। फिर बोली, मैंने कहा था मेरे शहजादे का अक्स आपके जैसा था, आप नहीं। और मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ तो दिल कैसे टूटा? और आपके बच्चे नहीं, कहा मैंने, जो इतने खुश हो रहे हैं आप, मेरे बच्चे हैं। और शुक्र है इनका बाप आपसे ज़्यादा हैंडसम होगा और अमीर भी होगा। बुशरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बारान पे, जो उसका मजाक उड़ा रहा था। आंखें सबसे लाल सुर्ख हो रही थी।
लो जी, बाप ही बदल गया। बारान को फिर हंसी आई थी। आप मेरे इमोशन का मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ क्योंकि आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया है। आपके ख्वाबों की तामील मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि आपको तो ज़्यादा कदर होनी चाहिए। आपने तो मजाक ही बना दिया मेरा। वो कहती रुकी नहीं थी, फ़ौरन ही निकली थी वहाँ से। बारान को वाकई एहसास हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ा दिया उसका, जो इसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, इसे वाकई कदर होनी चाहिए ऐसे लोगों की जिनके ख्वाब और ख्वाहिशात हासिल रहती हैं। क्या बुशरा वाकई इसको चाहती थी? न जाने क्यों ये बात उसके जहन में उमड़ आई। उसका कहा गया जुमला उसके कानों से टकराया। मैं भी खुद को सनरेला ही तसव्वुर करती रही। आपका मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा था। और क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने, शादी का, बच्चों का। फिर सर झटक दिया और फाइल खोलकर उसे चेक करने लगा। बुशरा गुस्से से अपनी सीट पे आके बैठी थी और अपना सर पकड़ लिया। जो इस शख्स ने मजीद दुखा दिया था। कितना घमंडी शख्स है ये। मुझे ऐसे शख्स से कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती जो इस कदर घमंडी हो, जिसे किसी के जज्बात की कदर ही ना हो। मगर मैंने भी तो अपना मजाक खुद ही बनवाया है उसके सामने। क्या जरूरत थी उसके सामने सब कुछ उगलने की। आर यू ओके? मीरा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। नहीं यार, बस सर दुख रहा है। लाल से रुख आंखें नमकीन पानियों से भरी हुई थी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ टैबलेट मंगवाती हूँ, मीरा ने कहा। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वो अपना बैग उठाते हुए बोली। अच्छा, तुमने परमिशन ले ली सर से? नहीं ली परमिशन, पर मैं जा रही हूँ। क्या कर लेंगे सर? मुझे काम से निकाल देंगे तो निकाल दें। वो निकल गई थी ऑफिस से। वो मेरा हैरान परेशान सी हो गई। बस वाकई गुस्सा करेंगे। मिशी, ये आज बुशरा को क्या हो गया है? बुशरा को ऑफिस से निकलता देखकर एक लड़की ने कहा। पता नहीं, तुम अपना काम करो, मिशी ने लापरवाही से कहा। वो मेरा ये बुशरा कहाँ चली गई? अहमद ने बुशरा की खाली सीट देखते हुए कहा। सर, वो घर चली गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था उसके। अच्छा, कहते हैं अहमद जो है बारान के ऑफिस में। बारान उससे कुछ ज़रूरी फाइल्स के मुतालिक डिटेल दे रहा था। बाकी बुशरा से पूछ लेना, बारान ने कहा। मगर बारान सर, वो तो घर चली गई हैं, अहमद ने कहा। मगर क्यों? किससे पूछकर? बारान को हैरत हुई और गुस्सा भी आया। पता नहीं, मुझे लगा आपसे पूछ कर गई होंगी, अहमद ने कहा। मुझसे कब पूछा है उसने? इस लड़की का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया जो अहमद सुन ना पाया। जी सर, कुछ नहीं, अभी तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर, कहता हुआ अहमद चला गया। बारान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बुशरा पे। खाम में ओवर रिएक्ट कर रही थी। बारान ने बुशरा को कॉल लगाई। बुशरा रशिया में बैठी हुई थी, आंसू थे कि जो मुसलसल बह ही चले जा रहे थे। हेलो, बिना नंबर दे के कॉल उठाई थी बुशरा ने। कहाँ हो तुम? और बिना बताए कैसे चली गई तुम ऑफिस से? बारान ने दांत पीसते हुए कहा। मेरी मर्जी, में किसी से भी पूछ कर नहीं गई। आपको निकालना है ना, मुझे निकाल दें काम से। रोने से आवाज़ भारी हो रही थी उसकी। तुम रो रही हो? उसकी भारी होती आवाज़ से उसने अंदाज़ा लगाया। आपको क्या इससे? अब ऐसा भी क्या कह दिया है मैंने जो तुम इतना बिगड़ रही हो? आपने मजाक उड़ाया है मेरा, मेरे जज्बात का, मेरे एहसासात का। बुशरा को गुस्सा आया था बारान पे, जिसे इसके लिए कोई बात ही ना हो। बुशरा, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, तुम खामखामी जज्बाती बन रही हो। हमारे ऐसे कोई तकल्लुफ़ात नहीं थे। आज तुम रेस्ट करो, कल से रिलैक्स होकर आना ऑफिस। अपनी गलती तस्लीम कर गलती तस्लीम करो पहले। किसी अगले बंदे की राय जाने बगैर अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए। इस अजियत से 8 साल गुजरा हूँ मैं। अगर कोई आपकी मोहब्बत को लात मारकर ठुकरा दे तो कैसा महसूस होता है? और बकौल तुम्हारे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं थी। कहते ही बारान ने काल काट दी। बुशरा के भी इसकी बात पल्ले पड़ गई थी। शायद वो ठीक है, ये उसकी एक तरफा जज्बात है जिसका इजहार कभी बारान ने अपनी किसी अमल से भी नहीं दिया था। बारान कॉफ़ी की सूप लेता अपना मोबाइल पे रात की पार्टी की पिक्स देख रहा था, जो बहुत ही शानदार रही थी। बारान, ज़ेबा उसके करीब बैठते हुए बोली सूप लेता हुआ वो बोला। तुम्हारी पिए का नाम क्या है? ज़ेबा ने पूछा। बुशरा, सारा ध्यान उसका मोबाइल में ही था। बहुत खूबसूरत लग रही थी रात। उसके जहन में अभी भी बुशरा ही घूम रही थी। वो बस फुनकारा भर के फिर से तस्वीरें देखने में मगन था। तुमने कभी जिक्र नहीं किया उसका? अब की बार बारान को उसकी बात ये बेतुकी ही लगी। क्या मतलब है इस बात का? वो बस ऑफिस की हद तक ही है, इतनी अहम नहीं जो इसका जिक्र करते फिरूं। मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए वो कमरे से बाहर, सेब भी उसके पीछे ही बाहर आई थी। बाहर आया तो दादाजी ने आहन की क्लास लगाई हुई थी। आहन पुत्र, अब छोड़ दे अपनी जिद और मान लो मेरी बात। आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ कर, हम यहाँ इकट्ठे रहेंगे जैसे पहले रहते थे। अपना घर बसाओ तुम अब। दादाजी प्लीज़, मैंने आपसे कहा है ना, फिलहाल ये घर बसाने वाली बात तो ना मुझसे क्या करें आप। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना, औफत होने लगती है, वो चिढ़कर बोला था। बारान, बेटे समझाओ ना इसे, ना सताए अपने बूढ़े दादा को। सुकून से मरना चाहता हूँ मैं। वो इमोशनल होते हुए खड़े हुए थे और लाठी के सहारे चल दिए। शुक्र है आहान तुम आ गए। दादाजी की तोपा करूँ तुम्हारी तरफ हो गया, वरना तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो तुम ही इनकी तोपो का रुख अपनी तरफ ही रखो, मैं तो आज ही वापिस जा रहा हूँ। आहान ने संजीदगी कहा तो वो हंसना तो भूल ही चुका था।
व्हाट यार, प्लीज़ ऐसा ना करो, कुछ दिन और रह लो, इतने अरसे बाद तो आए हो, बस एक दिन में ही वापस जा रहे हो, नॉट फेयर। वो बेचारा था मुंह बनाकर बोला था, मैं जा रहा हूँ, वो उठकर चल दिया और बारन बस हाथ मलता ही रह गया। क्या हुआ ज़ेबा? उसके पास आते हुए बोली थी, वापिस जा रहे हैं जनाब आली। वो मिस्किन सी सूरत बनाते हुए बोला, मगर क्यों? वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? दादाजी की बात भी नहीं सुनी उन्होंने। ज़ेबा ने कहा, नहीं सुन रहा, वो किसी की भी तो क्या कर सकते हैं, आखिर उसे एक दिन अपना मादे भूलना ही पड़ेगा। वो कहकर चला गया। आहन वहाँ से उठकर कमरे में आ गया। वो अपनी मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल सकता था। आहन, आई लव यू सो मच मिराल, लव यू सो मच। मिराल पहाड़ियों की बुलंदियों की चोटियों पर खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ पलटकर उसकी ही तरफ वापस आती थी। पहाड़ियों में गूंज सुनकर वो खुशी से झूम उठी थी। मिराल प्लीज़ ज़रा पीछे खड़ी होकर बोलो, इतना आगे मत बढ़ो। आहन ने उसे मज़ीद आगे बढ़ने पे कहा तो जो वो मार लगाती 2 कदम और आगे हो जाती थी। आहन को बुलंदोबाज चोटी से डर लगता था, मगर मिराल इतनी ही नहीं डरती, इसे बहुत पसंद थी ये पहाड़ियाँ। ओहो आहन, तुम ऐਵੇਂ ही डर रहे हो, ये देखो ये पहाड़ियाँ हमारी मोहब्बत की गवाही दे रही हैं। आहन, आई लव यू। मिराल ने अपना रुख आहन की जानिब कर लिया और हाथ पिलाकर जोर से कहा और 2 कदम पीछे की जानिब ले लिए। आहन, आई लव यू। वो दूसरी बार फिर पुरजोर आवाज़ में बोली, मगर आहन की जानिब होने और पीछे खाई की जानिब ना देख सकी और एक पत्थर पे उसका पाँव आ गया और पाँव फिसल गया। आहन, एक जोरदार चीख मिराल की चीख निकली, मगर इससे ज़्यादा ही जोरदार चीख आहन की थी जो उसे बचाने उसकी जानिब लपका था। मिराल, वो इसके साथ पीछे खाई में जा गिरता अगर वहाँ खड़े मुकामी लोग उसे पकड़ ना लेते। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मिराल का बचना नामुमकिन था। इसकी लाश ही मिलनी थी अब। और जगम आहन का सीना सहना पाया। उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी और वो यूं इस तरह हमेशा के लिए बिछड़ गए। काफ़ी महीने आहन इस सदमे से बाहर ना निकल सका। सोते हुए में भी चीख उठता था मिराल का नाम लेते हुए। 2 साल गुजर गए थे मिराल को बिछड़े हुए, मगर उसके बिछड़ने का गम अब भी जैसे ताज़ा था। मालूम था दादा जान की जिद का, मगर वो फिलहाल इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि कैसे किसी और को उसकी जगह दे दे। रहना तो वो चाहता था दादाजी के साथ, बारान के साथ, मगर दादाजी की जिद वो पूरी नहीं कर सकता था। उसकी लाइफ में कोई स्पेस नहीं है किसी के लिए, लिहाजा किसी की लाइफ उसकी वजह से बिला वजह बर्बाद ना हो, इसलिए ऐसा स्टैंड ही नहीं लेना चाहता था। मिराल की आवाज़ें बीबी उसका पीछा करती हैं। बीबी वो सोते हुए उसे पुकारने लग जाता है। वो ड्रामा से निकल ही नहीं रहा, इसलिए अकेला रहकर खुद को ही अजियत पहुँचा रहा था। इसीलिए आन ने जल्दी जाने का फैसला कर लिया था। वो दादाजी को मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता था अपनी वजह से, मगर वो भी मजबूर बेबस था खुद के हाथों। दादाजी उदास बैठे थे। आहन जा चुका था। बारन उसके पास जाकर बैठे। दादाजी प्लीज़ उदास ना हो, आप बस इसे थोड़ा सा टाइम तो दें, वो खुद आपकी बात मानेगा। अभी वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है किसी का भी साथ कबूल करने के लिए। दादाजी ने सर उठाकर बारान की जानिब देखा। मैं इसका दादा हूँ, जानता हूँ अपने पोते की हालत को, जानता हूँ कि वो अजियत में है। मैं इसे इस अजियत से ही तो निकालना चाहता हूँ। अकेले रह रहकर वो खुद को अंदर से खोखला कर रहा है। चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो दुखी होते हुए बोले थे। बारान को दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त लगे थे। बारान कमरे में आ गया, दादाजी को उनके कमरे में पहुँचाकर उन्हें नींद की दवा देकर, ताकि वो परसुकून होकर नींद ले सकें। बारान, आप क्यों परेशान हैं? उसे उदास सा देखकर ज़ेबा ने कहा। बारान और दादाजी को लेकर परेशान हूँ। एक तरफ बूढ़े दादाजी हैं जो आन के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है, और दूसरी तरफ आहन है जो अपने माजी के खोल से बाहर ही नहीं निकल रहा। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। ज़ेबा ने उसे तसल्ली देते उसके कंधे पर सर रख लिया। फ्रेश होकर खाना खाने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया था। कुछ देर बाद दादाजी ने भी अपनी सरबराही वाली कुर्सी संभाल ली थी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, बारान ने खुश होते हुए कहा, मगर शायद दादाजी उसे तंदुरुस्त ना लगे थे। हल्की सी ही आवाज़ में जवाब दिया था। ज़ेबा ने खाना लगवा दिया और बारान के साथ बैठ गई। दादाजी, आपकी अब तबीयत कैसी है? चावल अपनी प्लेट में डालते हुए बारान ने कहा था। दादाजी जो है थोड़ा सा खांसे। शकूर, इनके मुलाजिम जो इनके पास खड़ा था, उसने फटाफट पानी डाला और गिलास एन उसी वक्त बारान ने भी पानी का गिलास आगे बढ़ा था, मगर दादाजी ने शकूर के हाथ से पानी का गिलास लिया। बारान का हाथ हवा में ही रह गया था, उसने गिलास रख दिया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं अब। तुम दोनों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। खैर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। तंज़ी अंदाज था दादाजी का। ज़ेबा को अच्छा नहीं लगता था दादाजी का यूं इसे बार बार ताने मारना। दादाजी, ऐसे तो ना कहें, मामा पापा के बाद आप ही हमारा सहारा हैं। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हुक्म करें बस आप। बारन जज्बाती हो उठा था दादाजी की बातों से। रहने दो मियाँ, बस तुम ये सब कहने की बातें, मेरा हुक्म तो तुम कभी भी नहीं मान सकते। अभी तो तुम जवान हो और तुम्हें ख्याल नहीं है अपने मुस्तकबिल का, पर मुझे है। मैं भी चाहता हूँ आज जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, कल को मेरी उम्र में तुम यहाँ बैठे हो दादा बने हुए, और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हारा पोता बैठा हो।
जवानी तो ऐश में ही गुजर जाएगी मगर बुढ़ापा नहीं गुजर पाता। दादाजी अपनी जज्बाती तकरीर करते हुए चल दिए। बहरान किसी सोच में पड़ चुका था। उसके जहन में धमाका सा हुआ था। उसके जहन में आज बुशरा के साथ हुई तकरार आई थी। ज़ेबा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बहरान आप खाना खाएं और दादाजी का तो बस अब ये रोज़ का मामूल बन गया है। ज़ेबा ने अपनी जज्बात छुपाते हुए बहरान के सामने नॉर्मल हुई। बहरान भी खाना खाने में मसरूफ हो गया। उसका ध्यान भटक भटक कर दादाजी की बातों पर ही जाया जा रहा था। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ गया था। ज़ेबा उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए बैठा था। बहरान कॉफ़ी थैंक्स कॉफ़ी का मग थाम लिया। ज़ेबा उसके बराबर बैठी हुई थी। बहरान क्यों ना हम बच्चे को अडॉप्ट कर लें। मगर क्यों? बहरान तुझे बात पसंद नहीं आई? उसे देखते हुए कहा। इससे हमारी लाइफ में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ज़ेबा मैं ये बात दोबारा ना सुनूं। मुझे अडॉप्ट बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपनी ही औलाद चाहिए, वरना मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह सकता हूँ मगर किसी दूसरे के खून को नहीं पाल सकता और न ही इतना प्यार कर सकता हूँ जो अपने खून से होता है। तो क्या आप दादाजी की बात मान लेंगे? वो उसे देखते परेशानी से बोली। हो सकता है मगर आपकी बात नहीं मान सकता। लैपटॉप पर नजरें जमाए हुए बोला था वो। एन इसी वक्त बहरान का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर बुशरा का नाम जगमगा रहा था, जिसे सुनने के लिए उसने बाहर का रुख किया। ज़ेबा की आंखें नमकीन पानियों से भर आई थी। वो बहुत हर्ट हुई थी बहरान की बातों। बुशरा की कॉल देखते ही वो बाहर लॉन में चला आया। कॉल कट चुकी थी। दोबारा कॉल लगाई तो बुशरा को जो इसने जल्दी ही उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, बुशरा ने फट से कहा। वालेकुम सलाम। कॉल की खैरियत? ये खैर है। वो मैंने सॉरी कहने के लिए कॉल की थी। आई एम सॉरी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी, वो शर्मिंदगी से बोली। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो बुशरा। कंट्रोल योर सेल्फ और ख्वाब कम देखा करो और काम पे ध्यान दो। आज तुम्हारी वजह से कितना तंग हुआ हूँ मैं ऑफिस में। आई एम सॉरी सर, वो फिर से शर्मिंदगी से बोली। मगर मेरे ख्वाबों पे मेरा इख्तियार नहीं। मैं जब भी सोती हूँ तो वो खुद ब खुद हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजारी है मैंने, इसलिए शायद ख्वाब भी बड़े बड़े आ जाते हैं। वो सादे कमतरी से बोली। अच्छा ये बताओ ख्वाब में कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं? उसका मूड चेंज करने के लिए कहा, जो शायद वो वाकई महरूमी का शिकार लगी थी, जितनी जज्बाती हो गई थी। बच्चे तो दो ही अच्छे होते हैं मगर ये ख्वाब तो नहीं है मेरा। मैंने तो बस यूँ ही ख्याली ख्यालों में सोचा था। बड़ी मासूमियत में वो क्या से क्या बोल गई थी। हाँ, बहरान की फिर हंसी छुटी थी। सर आप मेरा फिर मजाक उड़ा रहे हैं? वो खफगी से बोली। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, वैसे ही हंसी आ गई। तुमने बस मेरे दो ही बच्चे पैदा किए, 3-4 तो कर लेती, दो मैं तुमसे ही ले लेता। वैसे ख्यालों ख्यालों में बच्चे भी तुमने सोचे कैसे? और यहाँ मैं हकीकत में नाकाम बना बैठा हुआ हूँ। आखिरी बात पे उसने सर उठाकर अपने कमरे की जानिब देखा था, जहाँ ज़ेबा उसमें नजरें जमाए खड़ी थी। सर प्लीज़, अपना मजीद मजाक नहीं उड़वाना चाहती मैं आपसे। और कॉल काट दी उसने। ज़ेबा खिड़की पे खड़ी बहरान को ही देख रही थी, जो कब से फ़ोन पे किसी और से हंस कर बात कर रहा था। जब बहरान ने उसकी जानिब देखा तो पर्दे आगे कर दिए और बेड पर आके लेट गई सोने के लिए। बहरान वहीं लॉन में कुर्सी पे बैठ गया। एक तरफ दादाजी थे तो दूसरी तरफ ज़ेबा। दोनों से ही इसे मोहब्बत थी मगर वो दादाजी को भी कुछ दुखी नहीं देख सकता था। बुशरा ने कॉल काट दी थी और अपनी बेवकूफ़ाना बातों पर गुस्सा आया तो जो बार बार वो बहरान के सामने खुद ही अपना मजाक बनवा बैठी थी। इसे समझ आ गई थी कि ये उसकी यक तरफा जज्बात हैं। वो इसे बटे हुए शख्स के साथ कभी कबूल नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी खुद को समझाने में कामयाब हो गई। और उस बात का एहसास हो रहा था कि बहरान के सामने से बेवकूफ़ों की तरह अपने जज्बात का इजहार नहीं करना चाहिए। वो क्या सोच रहा होगा इसके बारे में? मुझे कंट्रोल करना चाहिए खुद पे। इस तरह अच्छी ज़िंदगी के लालच में कहीं ठोकर ही ना खा बैठूं। अगले दिन बुशरा ऑफिस आई तो उसका मूड पहले से फ्रेश था। बहरान ऑफिस आया तो बुशरा को अपनी जगह बैठे पाया। उसके केबिन में जा खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग सर। वैसे देखते हुए फट खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग। एवा गुड डे। अच्छा लगा तुम्हें देखकर, वो मुस्कुरा कर बोला। थैंक्स सर। वो भी मुस्कुराई, जिससे उसके गाल का डिम्पल नुमाया हुआ। वो एक नज़र इसे देखता अपनी ऑफिस की जानिब बढ़ गया। वो देखो कैसे सरेआम ही हंस हंस कर बातें हो रही हैं। मिशी को उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा था, जिसका भी ध्यान वहीं ही तो था। हाँ देख रही हूँ मैं भी, उसने हंस हंस से कहा। कुछ ही देर में बुशरा कॉफ़ी का मग बहरान के ऑफिस में दाखिल हुई थी। इस बुशरा को तो आज मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। क्या करोगी तुम? इसके साथ खड़ी लड़की ने कहा। इसे ऑफिस से बाहर तो आने दो, फिर देखना तुम पूरे ऑफिस के सामने इसकी औकात याद दिलाऊंगी। देखो मिशी, तुम रहने दो, कुछ भी नहीं करना, हमें इससे क्या जो मर्जी करती फिरे। दूसरी लड़की ने कहा, जिसे मिशी की जल से खामखा ही लगती थी। तुम ना चुप रहो, मिशी बिल्कुल ठीक कह रही है बुशरा के साथ। पहली लड़की ने उसे चुप कराया। मेरा क्या है, लगे रहो। वैसे वो अपना काम कर रही है, किसी से हंसकर बात कर लेना आशिकी माशुकी नहीं कहलाती। उसे करारा जवाब देकर वो अपने काम में लगे। मिशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मौके का इंतजार करने लगी। बाकी दूसरी लड़कियों ने भी उसका साथ दिया क्योंकि वो चाह रही थी कि कोई तमाशा लगे।
बुशरा वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्लाइंट्स हमसे बहुत खुश है, इस कंपनी की कामयाबी में तुम्हारा भी पूरा हाथ है। माना ने खुश होते हुए कहा था बुशरा से। थैंक्स सर, बुशरा ने जॉबर मुस्कुराते हुए कहा। तुम इसे ही मुस्कुराती अच्छी लगती हो, बाना ने इसकी हौसला अफजाई करने के लिए कहा। थैंक्स सर, अब ज़्यादा तारीफ करके मेरा दिमाग ना खराब कर देना आप, बुशरा कहते हुए ऑफिस से बाहर निकले। पीछे बाना ने मुस्कुरा दिया। बुशरा भी मुस्कुराते हुए ऑफिस से निकल रही थी जब उसका सामना मिशी से हुआ। वाह, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, आज क्या कोई खास बात हुई है? मिशी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो यूँ मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम मेरे? नहीं, मसला तो कोई नहीं, बस तुम्हारे खुश होने की वजह जानना चाहती हूँ। कल तुम सर को बिना बताए ऑफिस से बगैर कोई छुट्टी लिए मुंह उठाकर चले गई और बॉस ने तुम्हें कुछ कहा नहीं। सुबह ही सुबह हंस हंस कर बातें हो रही हैं। अगर तुम्हारी जगह ये सब कोई और करता तो अब तक यकीनन इसकी ऑफिस से हमेशा के लिए छुट्टी हो चुकी होती। ऋषि ने भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वहाँ तकरीबन पूरा स्टाफ ही मुतवज्जा हुआ था उनकी तरफ। ऋषि, तुम खामखामी मेरा और अपना तमाशा बना रही हो। बुशरा को बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा, मैं तमाशा बना रही हूँ और तुम मेरी बॉस के साथ सरेआम क्या करती फिर रही हो? इतनी मासूम तो नहीं हो तुम, पूरा ऑफिस जानता है क्या तमाशा तुमने लगाया हुआ है। मशी बेलगाम बोलती चली गई। बुशरा तो बस रो देने को थी, आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, आंसू झलकने को बेताब हो रहे थे। मिशी, एक रोबदार आवाज कब से आई? मिशी समेत सबने ही उसने तो देखा। मिशी अभी बोलने के लिए मुंह खोलने ही लगी थी कि बारान धाड़ा था। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इतना घटिया इल्जाम लगाने की मुझ पे, बुशरा पे? मिशी की तो सिटी घूम हुई थी, वो तो सहम कर रह गई थी। सॉरी सर, मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था मुझे सब समझ आ गया है। मेरे ऑफिस में घटिया सोच के लिए कोई जगह नहीं। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ ऐसा ना करें। मुझे तो रो दी। बारान सर, प्लीज़ ऐसा मत करें, बुशरा बीच में आती हुई बोली थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा मुझे क्या करना है। यू आर फायर नाउ, बारान बुशरा को देखते हुए कहा, फिर मशी को देखते हुए चला गया अपने कैबिन में। मशी रोते हुए निकली थी वहाँ से। मना भी किया था कि मत करो तमाशा, मगर ये लड़की हसद की आग में खुद ही जल गई। वो जो इसे पहले ही वार्न कर चुकी थी तमाशा लगाने से, वो बोली। बारान को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसके ऑफिस में ये सब क्या चल रहा था और वो इस सबसे बेखबर रहा। सभी फिर से अपने काम में जुट गए। बुशरा भी अपनी जगह पर आकर बैठ गई। इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजह से मिशी की जॉब चली गई। ऐसे तो वो ऑफिस में और भी बदनाम हो जाएगी। शाम को छुट्टी के टाइम वो बाहर निकल रही थी। बारान भी सीधा अपनी गाड़ी से निकल रहा था। उसकी नज़र बुशरा पे गई तो वो गाड़ी उसके पास ले आया। बुशरा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी सर, वो ड्राइवर आने वाला है, बस कल बात कर लेंगे, अभी मुझे घर जाना है। आस पास निगाह दुलाती बोली। ऑफिस के सभी लोग मौजूद थे वहाँ। बुशरा, कॉमन हैरी अब। बारान ने ज़रा सख्ती से कहा। वो रंग सीट पर बैठा था। बुशरा शिकायतें उसके साथ बैठ गई। व्हाट हैपेंड बुशरा, तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने जस्ट तुमसे बात करनी है। कुछ नहीं सर, बोले आप। बुशरा ने ऐसी से कहा से वाकई में घबराहट हो रही थी। कब से मिशी तुम्हें तंग कर रही थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गाड़ी ड्राइव करते हुए बारान ने कहा। वो तो कब से सिलसिला जारी था, आज तो हद ही कर दी इसने। जॉब शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। वो समझती थी कि आप मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मगर सर, आज आपने अच्छा नहीं किया मिशी के साथ, प्लीज़ उसकी जॉब को बहाल कर दें। उसने इल्तिजा कहा कि व्हाट, इसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें अभी भी उससे हमदर्दी हो रही है? बाना ने हैरत से कहा। क्योंकि सर, वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। जॉब हमारी मजबूरी है, शौक़ नहीं। हो सकता है वो सपोर्ट कर रही हो अपने घर वालों को, और आज के दौर में नौकरी मिलना कोई आसान नहीं। प्लीज़ सर, माफ़ कर दें उसे। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पे इसे वापस बुला लेता हूँ, वरना ऐसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं। अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। इट इज़ ओके सर, मुझे यहीं उतार दें, मैं खुद ही चली जाऊँगी घर। बुशरा को मुनासिब न लगा, उसने इनकार कर दिया। बुशरा, कमानी इतना घबराती क्यों हो मुझसे? मैंने कहा ना छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर। क्योंकि सर, हमारे इलाके में गलत बातें बनाते हैं। अकेली मिशी नहीं थी, बल्कि पूरा उसका स्टाफ भी शामिल है। सबको यही लगता है कि हमारा कोई चक्कर था। वो सर झुकाए बोली, मैं सबको देख लूँगा, डोंट वरी। वो गाड़ी ड्राइवर करते एक नज़र उसे देखता बोला, किस किस को देखेंगे आप? कुछ नहीं होगा, मगर मेरा कैरेक्टर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। ऐसा फुदूल मत सोचा करो, यहाँ सबको अपने मतलब से मतलब है। लोगों को तो बस काम से बातें करना, और अगर लोगों की सुनते रहोगी तो फिर ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। यहीं बातों बातों में बुशरा का घर आ गया। सर, यहीं रोक दें, आगे मैं खुद चली जाऊँगी। पाना ने गाड़ी रोकी और झट से उतर कर वो अंदर गलियों में गायब हुई थी। वो एक कच्चे पक्के मकानों का छोटा सा इलाका था। बारान इसी जगह पर पहली बार आया था। सरसरी सी निगाह आस पास डालता गाड़ी निकाली थी उसने वहाँ से। बारान आ गया दादाजी, मगर आज आपने खाने के लिए बाहर नहीं जाना? अच्छा, दादाजी ने कहा, बस बढ़िया सी बीमार होने की एक्टिंग करनी है। कल भी आपने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, बस ऐसे ही जज्बाती तकरीर करनी है आपने। शक्ल ने दादाजी को मजीद मशवरा दिया। हाँ हाँ, पता है मुझे, दादा ना सिखा। ये सब मैं अपने पोतों के लिए ही तो कर रहा हूँ। आहन से ज़्यादा बारान की फ़िक्र होती है मुझे। इस औरत की मोहब्बत में सारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा उसका। औलाद जैसी नेमत ना हो ज़िंदगी में तो भला ज़िंदगी वीरान ही होती है। बस इस औरत की वजह से वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। बारान कमरे में आ गया।
आ गए हैं आप ज़ेबा। तेजी से उसकी तरफ लपकी, उसका कोट उतारा, पीच कलर का सूट पहने, होठों पे लाल लिपस्टिक सजाया, आंखों में काजल डाले, सफेद रंगन में जच रहा था उस पे, मगर आंखों के गिर्द बढ़ती झुर्रियाँ उसकी बढ़ती उम्र को नुमाया कर रही थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अलमारी से सूट निकाल कर उसके हवाले करती चली गई थी वो। खाना लग चुका था जब बारन टेबल पर आया। दादाजी नहीं आए। बारन ने खाना अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। ज़ेबा उसके साथ ही बैठी थी। नहीं, वो शकूर उनका खाना कमरे में ही ले गया है। क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा तो कहने लगा दादाजी ने कहा है। वजह तो नहीं बताई। तो आप जाकर पूछा थी? बारन ने खाना खाते हुए कहा। मैं कैसे जाऊँ? वो तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते। उनके सामने जाकर खुद की बेइज्जती ही करवाना है। ज़ेबा ने ज़रा गुस्से से कहा। बारन खाना खाने को जो है फिनिश करता हुआ उठा था। मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ। दादाजी, बारान साहब इधर ही आ रहे हैं। शकूर ने दादाजी को अलर्ट किया। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, दादाजी ने उधर खांसना शुरू कर दिया। दादाजी, आप ठीक तो हैं? बारन ने परेशानी से कहा। पूछा। हाँ ठीक हूँ, बस। वो खांसी करते हुए बोले। बारन ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। दादाजी ने हाथ परे कर दिया। नहीं चाहिए। दादाजी प्लीज़ जिद ना करें। शकूर, खाना खाया उन्होंने? बस थोड़ा बहुत ही खाया है। आज सुबह से ही तबीयत नासाज है। शकूर ने हाथ बांधे हुए कहा। तो मुझे बताना था ना, तुमने डॉक्टर को बुला लेना था। हद है तुम्हारी लापरवाही की। बारन शकूर पे चढ़ दौड़ा। इसे क्या सुना रहे हो? तुम्हें अपनी लापरवाही का नहीं पता? दादाजी बोले। क्या मतलब है आपका? बारन ने कहा। तुमने मेरी कौन सा बात मान लेनी है जो तुम्हें मैं मतलब समझाऊं? जाओ तुम अपनी बीवी के पास, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। बूढ़े दादा की तो खैर है। दादाजी थोड़ा जज्बाती हुए। दादाजी प्लीज़, इस वक्त आप इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो उनका हाथ पकड़ते बोला। ऐसी बातें ना क्या किया ने मेरे साथ। आप मेरा वाहिद सहारा है। वो उनका हाथ थाम कर बोला। और तुम्हारा सहारा कौन होगा मेरे बाद? मैं तुम्हारे भले के ही लिए तो कर रहा हूँ। तुम्हारी टेंशन ही मुझे बीमार कर रही है। दादाजी, शायद आप भूल रहे हैं, आपने पूरे 1 साल का वक्त दिया था मुझे। बारन हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। हाँ, तो इस 1 साल में 3 माह का वक्त भी तो चला गया। दादाजी ने कहा। पूरा 1 साल? इसके बाद मैं सोचूंगा। अपना दामन छुड़ाते हुए निकला था दादाजी के कमरे से। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आप। दादा से तो दूसरा पोता भी आपका पोता है। 1 साल बाद ही ये ड्रामा दोबारा शुरू कीजिएगा। शकूर ने तकरीबन मजाक ही उड़ाया था तो दादाजी ने अपनी लाठी उठाकर उसको कंधे पे मारी। ये तो मैंने उसे वार्निंग दी थी, मगर मैं 1 साल का इंतजार नहीं कर सकता। ना जाने कितनी जिंदगी रह गई है मेरी। वो आप भरते हुए बोले थे। इतनी जल्दी नहीं जाने वाले आप, बेफिक्र रहे। शकूर ने कहा तो दादाजी ने उसे आंखें दिखाई तो वो सर झुका गया। बारन दादाजी के कमरे से निकला तो बाहर लान में आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दादाजी की जिद बच्चों की तरह पक्की होती जा रही थी। तकलीफ वो ज़ेबा को भी नहीं देना चाहता था और दादाजी को भी। अब उसे ही कोई तीसरा रास्ता निकालना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सलीम हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पकड़े नाउमीद सा बैठा था। उसके साथ ही अनुषा भी बैठी हुई थी। वो भी परेशान थी अपने शौहर के लिए, मगर क्या करती। फिर भी उसे ही हिम्मत करनी थी। शौहर की डार क्यों बंधानी थी? सलीम, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह आप जल्दी सेहत याब हो जाएंगे। मगर कैसे? पैसे नहीं है इलाज के लिए। इतना महंगा इलाज कहाँ से होगा? आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इन टेस्टों में चली गई है। पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? वो बहुत परेशान जुदा सा बोला था। बुशरा है ना, इसे भी सैलरी मिल गई होगी। खुद ही वो मुझे आधी सैलरी दे देती थी। मैंने घर खर्च में जो है खर्च नहीं की, बल्कि और भी बचत करके पैसे कुछ इकट्ठे कर लिए थे। आप फिक्र न करें। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का जो है पता करें। आपका इलाज अच्छे से होगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनुषा ने फिर भी इसकी हौसला अफजाई की। जिगर का कैंसर है अनुषा, कोई आम बीमारी नहीं जो बस दवाओं से ठीक हो जाएगी। लाखों रुपए का इलाज है। जमा पूंजी में बस ये घर है, और अगर ये भी बेच दिया और जान भी ना बची तो क्या करोगे तुम लोग? बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और अनुषा, जितनी ज़िंदगी थी जी ली मैंने। मत दो मुझे झूठे दिलाते। सलीम तो तकरीबन हार ही चुका था। अनुषा ने आगे बढ़ते उसे गले लगाया था और रोने लगी थी। मत करें सलीम, ऐसी बातें ना किया करें। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? आपका कुछ नहीं होगा। मैं बुशरा से बात करती हूँ, वो सैलरी एडवांस में ले लेगी। आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाना है। आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बुशरा, तुम्हें सैलरी मिल गई? बुशरा भी ऑफिस से ही आई थी, चेंज करके बाहर आकर बैठी थी जब अनुषा ने सोचा। जी आप ही आज ही मिली है, अभी लेकर आती हूँ। शॉपिंग का मूड लगता है? बुशरा ने ज़रा शरारत से कहा। नहीं, काम है मुझे और पूरी सैलरी चाहिए। अनुषा ने संजीदगी से कहा। पूरी ले लें आप, खैरियत तो है? बुशरा भी ज़रा परेशान हुई। खैरियत ही तो नहीं है। अनुषा की आंखों से आंसू निकल आए। क्या हुआ है आप ही मुझे भी बताएं। वो अनुषा के पास बैठती बोली। सलीम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी कुछ दिनों से। खांसी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। जब जब खांसते थे साथ में खून की उल्टी भी आ जाती थी। बहुत कहने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए, मगर जो रिपोर्ट्स आई हैं, कहते कहते उसके रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। आप ही क्या आया है रिपोर्ट में? इनके जिगर का कैंसर है। इसको उसे बताया था अनुषा ने। क्या? शौक से कहा था बुशरा ने। बुशरा प्लीज़ दुआ करो सलीम को कुछ ना हो। वही हमारा वाइस सहारा है। इस रिपोर्ट के बाद तो वो बिल्कुल ही टूट चुके हैं। इन्हें जीना है हमारे लिए। कहते हैं इलाज बहुत महंगा नहीं हो सकता कुछ उन्हें।
वो रोते हुए बोली थी, आप ही प्लीज़ हौसला रखें, मैं हूँ ना, हम करवाएंगे भाई का इलाज, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। मुचरा वाकई में परेशान हुई थी। उसने सबसे पहले अपनी सैलरी और सेविंग अनुषा के हवाले की। घर का खर्चा भी चलाना था और साथ साथ सलीम का इलाज भी करवाना था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सलीम का इलाज शुरू करवा दिया गया था। उनके पास जो बचत थी वो तो शुरू में ही दवाइयों और टेस्टों में ही उड़ गई थी। बुशरा बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? 15 से 20 लाख का खर्चा बता रहे हैं ये डॉक्टर। ये भी उन्होंने कम बताया, इससे ज़्यादा का भी खर्चा आ सकता है। क्या करें अब हम? अनुषा परेशानी से बोली। सलीम को मजीद अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। आप ही फिक्र ना करें, मैं ऑफिस से लोन की बात करती हूँ, शायद ज़्यादा नहीं 10 लाख तो दे ही देंगे, या फिर 5 लाख भी मिल जाते हैं तो इलाज तो शुरू होगा अच्छे से, बाकी थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। बुशरा भी परेशानी से बोली थी। 2 माह की सैलरी वैसे ही वो एडवांस ले चुकी थी, मगर इसका भी कुछ नहीं बना था। पिछले 1 माह में सलीम की अदवायात और रोज़ के ट्रीटमेंट में भारी रकम लग चुकी थी और घर के अखराजात अलग से थे, बच्चों की तालीम का खर्च अलग। सलीम की बीमारी की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई क्योंकि वो अब नौकरी के काबिल ही नहीं रहा था। अनुषा को अपने सुहाग की फिक्र खाई जा रही थी, सारी ज़िंदगी महरूमी में गुजारी थी। सलीम की मोहब्बत ने उसके ज़िंदगी से उसके एहसास को भी ख़त्म कर दिया था। बुशरा ऑफिस आ गई मगर परेशान थी, कैसे इतना बड़ा लोन मांगेगी। हिम्मत करती अहमद के ऑफिस चली गई। मैं कम इन सर? यस आओ। अहमद ने इजाज़त दी। सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ करो। लैपटॉप से तवज्जो हटा करो, उसकी जानिब मुतवज्जो हो। सर मुझे लोन चाहिए, हिम्मत करके उसने कहा। कौन? अहमद ने ज़रा शौक से कहा। जी वो, सर झुकाए बोली। मगर बुशरा ऑलरेडी तुम 2 माह की सैलरी एडवांस के तौर पर ले चुकी हो। आई नो सर, डिट अर्जेंट नीड, घर में सख्त ज़रूरत है। अच्छा कितना चाहिए? 10 लाख, बेमुश्किल अटकते हुए कहा था उसने। अहमद शॉक हो गया। अच्छा तुम जाओ, मैं बारान सर से बात करता हूँ, अहमद ने कहा तो वो चली गई। इससे पहले बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, मगर अब बारान से बात करने का नाम लिया तो वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। क्या सोचेंगे वो इसके बारे में? कैसे बताएगी वो इसे अपने हालात के बारे में, इसकी मजबूरियों के बारे में? बारान सर, वो बुशरा आई थी अभी मेरे ऑफिस में। सर उसे लोन चाहिए, बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर रही है। हालांकि भी पिछले 1 माह में ही 2 बार अपनी सैलरी एडवांस में ले चुकी है। अहमद ने इंटरकॉम के जरिए इतला दी थी उसे। अच्छा तुम ऐसा करो, उसे मेरे ऑफिस में भेजो, मैं बात करता हूँ उससे। बारान एक गहरी सोच में डूब चुका था क्योंकि इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही देर में बुशरा उसके ऑफिस में आई। काफ़ी नर्वस लग रही थी। वो ब्लू कलर का प्लेन सूट पहने, सुनहरी खुले बालों को खुला छोड़कर सफ़ेद रंगत मेकअप के नाम पे बस होठों पे लिप ग्लॉस ही सजाए बहुत मासूम सी लगी थी वो। बुशरा ने बारीन की जानिब देखा। वो अपनी कुर्सी पे बना जमान उसे बगौर देखी जा रहा था। सर वो अर्जेंट लोन की ज़रूरत है, मैं अहमद सर से बात की थी, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आई नो कि रकम बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट सर मजबूरी ना होती तो मैं ना मांगती। वह सर झुकाए मुश्किल अपने अल्फाज मुकम्मल किए थे। हाँ ये रकम तो मामूली है मेरे लिए, मगर तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी है। बुशरा मैं तुम्हें 10 नहीं 20 लाख दूंगा, और लोन भी नहीं दूंगा बल्कि ऐसे ही तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की जो भी ज़रूरत हो वो पूरी हो सकती है, मगर मेरी भी एक ज़रूरत है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। बारान ने लैपटॉप बंद करते हुए कुर्सी पर बैठे नहायत सीरियस अंदाज में कहा था उससे। बुशरा ने हिजत से बारान की जानिब देखा था। क्या मतलब आपका? इसने झिझकते पूछा। मतलब उठ के उसके पास आया, दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे, नजर उसके चेहरे पर थी। मतलब ये कि तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी 2 साल के लिए। वो उसे बगैर बगौर देखते हुए बोला था। उसे फटी फटी सी आंखों से देख रही थी वो क्या कह रहा था। मुझे औलाद चाहिए और जेबा ये नेमत मुझे नहीं दे सकती, मगर मेरे दादाजी को पोता चाहिए। मैं दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इन दोनों को कोई दुख देने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। 1 साल में बेबी हो जाएगा, दूसरे साल में इसे फीड कराना, फिर बस तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद तुम आज़ाद होगी, जब कहोगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम अच्छी जगह शादी कर लेना। बुशरा को वो निहायत बुरा लग रहा था। इस वक्त बारान ने जैसे उसकी मजबूरी जानना ज़रूरी ही ना समझी हो और बड़े आराम से ही सब कुछ कह दिया। सर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ अपनी इज्जत का सौदा करूंगी? अगर ये तो मुझे पैसों की ज़रूरत है तो ये मेरी मजबूरी है, मगर मेरी मजबूरी मेरी इज्जत से बढ़कर नहीं है। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था, आपने तो मेरी वजह से डील कैंसिल कर दी थी कि वो मैनेजर मुझे हरासा कर रहा था। मगर आप खुद क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस हो रहा है आप पे। आई एम सॉरी, अब मैं ये जब यहाँ पर जारी नहीं रख सकती। बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे जो उसका चेहरा भिगो रहे थे। ये तो तुम सिर्फ जज्बाती हो रही हो, सोच लो हर माह सैलरी भी मिलेगी, वो भी डबल। बारा ने उसके आंसू को नज़रअंदाज करते हुए फिर से पेशकश की थी। और तुम मेरे साथ इस मुल्क से बाहर रहोगी, ऐशो इशरत मिलेगी तुम्हें, जिसके तुमने जितने भी ख्वाब देखे वो अपनी भी इसी की इंतहा को पहुँचा था। मेरे ख्वाब इतने सस्ते नहीं हैं जिसे आप चंद टिकों के अवज़ ख़रीद लेंगे। वो अपने आंसू साफ करते हुए निकली थी उसके ऑफिस से।
ऑफिस से निकलते हुए उसका सामना मिशीर से हुआ था, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती निकल गई थी वहाँ से। मिशीर ने उसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि अब तो वो उसकी एहसानमंद हो गई थी। उसने उसकी नौकरी जो बचा ली थी। उसकी रोई रोई सुर्ख आंखों को देखकर वो परेशान हुई थी। मुशरा ऑफिस से निकलते रिक्शे में बैठी थी। आंसू थे कि बेकाबू हुए थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे बारान की बातों पे अफसोस हो रहा था कि उसने उसे क्या समझ लिया था। दिल बहलाने के लिए कोई खुलूना, उसके जज्बात, उसके ख्वाब उसके सामने कोई बिकाऊ बन गए थे। मगर वो बिकाऊ चीज़ तो नहीं है, इंसान है एक। मगर शायद बारान एक आज इंसानियत से ही गिर गया था। वो उसकी हाथ से मोहब्बत थी जिसे कभी उसने चाहा था, उसे पाने की ख्वाहिश थी, मगर वो किसी और का था, इसलिए उसे पाने की हसरत को दबा लिया था उसने। मगर आज वो इस मुकाम से भी गिर चुका था जो कभी उसके दिल के किसी कोने में बसता था। बारान को जब अहमद ने बताया कि बुशरा को लॉन्च चाहिए, तभी उसे मौका मिल गया। उसने अपनी बात बुशरा के आगे रखी थी, मगर वो तो उसकी पेशकश ठुकरा कर जा चुकी थी। उसके दिमाग में कब से ये खिचड़ी पक रही थी, मगर सही मौका तो उसे आज मिला था। मगर उसे यकीन था कि बुशरा की लालच उसे ज़रूर उसके पास खींच ले आएगी। वो अपनी बेइज्जती की इंतहा को पहुंच चुका था। उसकी मजबूरी को उसकी लालच समझ रहा था वो। बुशरा को इतनी जल्दी घर आता देखकर अनुषा उसकी तरफ लपकी। क्या हुआ बुशरा, तुम ठीक तो हो? अभी तो 12 बजे हैं दिन के और तुम आ भी गई। जी आप ही, बस वो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए घर आ गई। इसने बहाना करा। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तुम साथ में कुछ मेडिसिन भी ले लेना। अनुषा इसे पैसों का पूछना चाहती थी, मगर उसकी तबीयत के पेश नज़र चुप हो गई। शाम को खाने के बाद अनुषा उसके पास गई। बुशरा क्या बना ना उनका, तुमने पूछा? बुशरा उसे देखते ही खामोश, उसका दिल कट रहा था। अनुषा ने फिर पूछा, बुशरा तुम बोल क्यों नहीं रही? वो आप ही मुश्किल है, 2 मंथ की सैलरी भी तो एडवांस ले चुकी हूँ मैं। वो जरा अटकते हुए बोली थी। मगर बुशरा तुम्हें मालूम है इस वक्त कितनी अशद जरूरत है, हमारे पास और कोई आसरा भी नहीं। अनुषा को भी मायूस हुई थी, वो उठकर चली गई थी उसके पास से। बुशरा की आंखों से एक बार फिर आंसू जारी हुए तो वो मजबूर थी। पैसे तो झट से ही मिल जाएंगे, मगर इज्जत, उसकी इज्जत नफ्स ज़्यादा ज़रूरी थी। बारान अपने कमरे में बैठा हुआ था, हाथ में रिमोट पकड़े टीवी के चैनल सर्च कर रहा था, मगर उसकी सोच में बुशरा ही अटकी हुई थी। अभी भी दादाजी ने उससे ज़रा भी ढंग से बात नहीं की थी। वो एक ही रट लगाए बैठे थे, मुख्तलिफ सोचें उसके ध्यान में आ जा रही थी। वो सब प्लान कर चुका था। बुशरा मिडिल क्लास लड़की है, उसकी ख्वाहिशात हैं, आसाइशात हैं, अच्छी ज़िंदगी है। उसके मुताबिक वो उसे इतना लालच दे चुका है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी और जल्द ही हाँ कर देगी। वो फ़ौरन ही कोर्ट मैरिज कर लेगा इससे और इसे इस मुल्क से बाहर ले जाएगा। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, उसके बाद वो दोनों इस रिश्ते से आज़ाद होंगे। बुशरा इसे बच्चा लेकर वो ज़ेबा की झोली में डाल देगा। वो बच्चा उसका और ज़ेबा का होगा। इस तरह इनकी ज़िंदगी में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उसे इसका वारिस मिल जाएगा। वो इतना भी ही सोच चुका था, बस सिर्फ अपने ही बारे में सोचे जा रहा था। वो ज़ेबा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसे हर मामले से आगाह रखेगा, मगर पहले बुशरा से डील डन हो जाए बस। वो सब सच बता देगा ज़ेबा को, मगर दादाजी को अनजान ही रखेगा इस मामले से। 2 दिन से बुशरा ऑफिस नहीं गई थी। घर से तो वो ऑफिस का कहकर ही निकलती थी, मगर वो तो कहीं और ही जॉब की तलाश में थी। मगर इसके नसीब में धक्के खाने ही लिखे थे अब। इन 2 दिनों में वो बेबस हो गई थी। कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, जो मिलती थी वो बहुत कम सैलरी दे रहे थे। बारान की कंपनी में तो उसको ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी और बाहर काट खाने का वो माहौल उसका दम घुटता था। शाम को दर बदर भटकती घर पहुंची तो सलीम की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसे लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बुशरा प्लीज़ तुम अपने बॉस से बात करो और रहम खा लें हम पे। सलीम की यह हालत देखी नहीं जा रही। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मेरे सुहाग को। अनुषा ने बेबसी से कहा था बुशरा से। आप ही प्लीज़, उसके जुड़े हाथ पकड़ते हुए बोली। आप फिक्र ना करें, समझे, अब हालात बदल गए सलीम भाई के। सलीम भाई का अच्छे से इलाज होगा और सारी फिक्रें ख़त्म। इसी सोच में डूबे हुए बुशरा ने कहा था, क्या सच में तुमने बात की थी अपने बॉस से? अनुषा की आंखों में उम्मीद की चमक से उभरी थी। हाँ, बस वो इतना ही बोली, किसी सोच में जो डूबी हुई थी। अगले दिन बारान जब अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो बुशरा को अपनी जगह पे बिठा पाया, जहाँ वो 2 दिन से गायब थी। उसे देखते हल्की सी फाहताना मुस्कुराहट नमूदार हुई थी उसके चेहरे पे। बुशरा ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा तो वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। गो के वह जान चुका था क्योंकि इस मकसद से यहाँ आई है। एक टीस सी उठी थी दिल में, अंदर से जैसे टूट गई हो। शिकस्त खुदा सी नजरें झुका गई। बारान ऑफिस में आ गया था। ऑफिस में आते ही खुलकर मुस्कुराया था, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, जैसे उसे यकीन था कि वो आएगी। तुम्हें आना ही था बुशरा मेरे पास, तुम्हारे तमाम रास्ते मुझ पे ही तो ख़त्म होते हैं। बुशरा तुम कहाँ गायब थी ऑफिस से? उसके साथ बैठी हुई मीरा ने पूछा। वो बस खामोश रही, क्या जवाब देती। जवाब तो था ही नहीं उसके पास। कुछ देर गुजर जाने के बाद उसका बुलावा आ गया। मिस बुशरा, आपको बारान सर ने बुलाया है ऑफिस। कुछ देर सोचने के बाद वो उठ गई, उजल कदमों से चलते उसके ऑफिस में आ गई। बारान ऑफिस की विंडो के पास खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। बुशरा जब इंटर हुई तो उसकी जानी मुड़ा। कमान बुशरा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी।
वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बोला। वो नजर झुका गई, चेहरे पे बिला की संजीदगी थी। ब्लैक कलर का सूट पहने, बालों को कैचर से कैद किए दो आवारा लटे उसके चेहरे को छू रही थी। धोतिया रंगत पे ब्लैक कलर खूब उठ रहा था। शिफॉन का ब्लैक ही दुपट्टा आगे अच्छे से फैलाया होता। इंतहाई मासूम सी लगी थी वो बारान को। तुम्हारी खामोशी को इकरार समझूं। कुछ फासले पैर खड़ा उसका चेहरा भगो देखते हुए बोला। एक बार आंखें जोर से मीचकर खोली, फिर बारान की जानिब देखा और आयतगी से बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बारान भरपूर अंदाज में मुस्कुराया तो उसे देखकर, मुझे पता है तुम्हें सब मंजूर ही होगा। आप उसके चेहरे पे झूलते आवारा लट को हाथ लगाते पीछे करना चाहता उसने, मगर वो एकदम से पीछे टी थी, उसका हाथ हवा में ही रह गया। ठीक है, कल तुम ऑफिस में आ जाना, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट मैरिज करने के लिए। बारा ने एकदम से उसे चुका दिया था। कल? वो बेसाख्ता बोली। हाँ कल ही। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम ऑलरेडी 2 दिन लेट हो वेस्ट कर चुके हैं। आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, तुम्हारे सारे पेपर्स भी तो रेडी करने हैं, जिसमें 1 वीक भी लग सकता है, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ। भाई घर में क्या कहूँगी मैं? वो परेशान सी बोली। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो उन्हें सब सच बता दो, वरना झूठ बोलकर कुछ भी। झूठ? वो सोच में पड़ गई। हाँ वो झूठ ही बोल सकती थी, सच क्या बताती कि खुद का सौदा करके आई है। इसे किसी सोच में को ऐसा देखकर बारा ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। बुशरा बुशरा एकदम से होश में उसका हाथ अपने कंधे पे रखा, देखा तो झटके से पीछे हुई थी। घबराओ नहीं मुझसे, अब तो तुम समझो कि शौहर ही हूँ मैं तुम्हारा। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट बुशरा को तड़पा गई थी। उसकी आंखों में नमी घुलने लगी थी, कितना बेबस हो चुकी थी उसके आगे। उसे लगा जैसे वो मुस्कुरा नहीं रहा बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा हो। जाओ तुम अब घर रेस्ट करो, कल आना फिर। अब तुम्हारी ये जॉब खत्म, बल्कि दूसरी जॉब शुरू होगी। पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बड़ी हंसी का मुजाहरा किया था बारान ने। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गई थी वहाँ से। बारान ने आज ही देबा को बताना था कि वो क्या कदम उठाने जा रहा है। सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक चल रहा था। जानता था वो कि थोड़ा दुखी होगी इसकी बात से, मगर वो सब इसी के लिए तो कर रहा था। इतना बेहिस शख्स था वो सड़क पे पैदल चल रही थी, इसे सिर्फ अपनी मकसद से गरज था, बिना इसके कोई बात सुने बस अपना ही मतलब निकाला था। आज बारा नेवान उसकी नज़रों से भी गिर चुका था। वो बस खुद को एक जिंदा लाश तस्वुर कर रही थी। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। फिर अपने आंसू साफ करती रिक्शे में बैठी थी घर जाने के लिए। घर भी सोच चुकी थी क्या झूठ बोलना है। घर पहुंची थी वो तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। अनुषा उसकी तरफ लपकी थी। बुशरा इतनी जल्दी आ गई? उसे पानी का गिलास देते हुए बोली। बुशरा एक ही सांस में सारा पानी पी गई। हाँ वो काम जल्दी ख़त्म हो गया था इसलिए। उसे देखते हुए कहा, तो तुमने बात की अपने बॉस से? वो उसे देखती हुई बोली, हाँ कर ली। उसने ज़रा तेज लहजे में कहा, बुशरा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मजबूर हो हाथ फैलाने के लिए। बुशरा ने उसकी तरफ देखा। क्या बताती उसे कि उसने हाथ नहीं फैलाए बल्कि खुद को ही उसके आगे बिछा दिया। वो मुंह मोड़ गई बिना उसकी बात का जवाब दिए। मैं जानती थी तुम परेशान हो मेरी वजह से। सलीम ने तो सोचा था तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हारे फर्ज से सब दोष हो जाएंगे, मगर तुम्हें ही अपने साथ आजमाइश में डाल दिया है। वो मायूसी से बोली। आजमाइश तो बहुत बड़ी है आपकी। वो पुरसोच अंदाज में बोली। कल पैसे मिल जाएंगे 20 लाख और एक साथ, और उसके साथ ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट भी आया है। वो बाहर की कंपनी है, कुछ लोगों को बाहर बैरून मुल्क अपने साथ लेकर जा रही है काम के सिलसिले में, और इसमें मेरा नाम भी आया है। अगर मैं बाहर चली गई तो सैलरी भी बाहर के पैसे के मुताबिक मिलेगी। अनुषा को बड़ी सफाई से झूठ बोलना था। क्या बाहर मुल्क? तुम अकेले कैसे जाओगी और कौन सा मुल्क है? अनुषा ने इतनी मासूमाना सवाल किया। वो तुर्की, वहाँ का रुपया पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा है। बुशरा को खुद नहीं मालूम था कि वो किस मुल्क जाएगी बारान के साथ, इसलिए उसने अपने पसंदीदा मुल्क का नाम ले लिया। अच्छा तो जब पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? अनुषा को सही नहीं लगा उसे यूँ अकेले, वो भी बाहर मुल्क। आप ही ज़रूरत है ना, जो पैसा मिल रहा है वो तो सारा इलाज पे खर्च हो जाएगा। घर कैसे चलेगा मेरी इतनी थोड़ी सी तनख्वाह पे? जहाँ 50,000 आने वहाँ लाख महीने का आ जाएगा। बुशरा ने अनुषा को मनाया था। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर लोग क्या कहेंगे? वो सोच में पड़ गई। अरे लोग क्या कहेंगे? लोगों ने थोड़ा ही हमारा घर चलाना है। किसी एक ने पाई भी नहीं थी सलीम के लिए। सलीम की माँ को इतनी सलीम की माँ जो उनकी बातें सुन रही थी फट से उनके घर पे आती बोली, मगर माँ सलीम नहीं मानेंगे। सलीम की तुम फिक्र मत करो। बुशरा बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बोझ ही समझा था, मगर मुश्किल वक्त में तुम ही हमारे काम आई हो। अगर तो तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, अगर नहीं जाना चाहती हो तो ना जाओ, मगर आज का दौर आज़ाद ख्याल है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अम्मा भी अपने लालच में ही बोल रही थी कि उसके बेटे का अच्छे से इलाज हो जाएगा। अनुषा खामोश ही रही थी। बारान खाना खाने के बाद कमरे में आ चुका था। वो ज़ेबा का इंतजार कर रहा था। वो भी तक कमरे में नहीं आई थी। वो उसे भी आगाह कर देने वाला था कि कल वो शादी करने जा रहा है। जानता था उसे बहुत बुरा लगेगा, शायद लड़ पड़ेगी उसके साथ। ज़ेबा कमरे में आई थी। बारान की नज़र उस पर जम गई थी। इसने ज़ेबा को अपनी तरफ बुलाया। वो बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी। ज़ेबा उसके सामने आकर बैठ गई थी। उसे मुस्कुराती हुई देखने लगी। जी ज़ेबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसलिए मुश्किल हो रहा था बताना, मगर बताना तो था। जी बोले, वो नॉर्मल सी बोली।
देवा आपको पता है दादाजी क्या दिल लगाए बैठे हैं मेरे साथ। इतना कहते कहते वो रुक गया। तो क्या कहीं आप उनकी बात मान लेंगे? देवा के चेहरे के तासुरात बदले, वो बस सर झुका गया था। प्लीज़ बारान आप ऐसा मत करें मेरे साथ, मुझ में हौसला नहीं है कि आपको किसी के साथ शेयर कर सकूं। वो उसके गले लगते हुए बोली थी। आई नो देवा, ये मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। उसे गले लगाए बोला। देवा के आंसू उसकी शर्ट भिगो रहे थे। झूठ कह रहे हैं आप, वो सर उठाकर बोली। देवा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं किसी और की औलाद पालने के बजाय अपनी औलाद को पालने को तरजीह दूंगा, और मैं दूसरी शादी दादाजी से सीक्रेट रखकर करूंगा। मैंने सोचा है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे बस मुझे औलाद मिल जाए, और बस 2 साल बाद मैं अपनी उससे शादी खत्म कर दूंगा, और जो बेबी होगा वो आपका और मेरा होगा। मारा ने उसे अपनी बात समझाई। मारा मैं कैसे आपको किसी और के हवाले कर दूँ, वो रोते हुए बोली। मारा ने उसे अपने गले से लगाया। देव, ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं दादाजी की मर्जी से शादी करूँगा तो वो लड़की हमेशा हमारे दरमियान में ही रहेगी, और उसे मजबूरन दादाजी की वजह से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी मर्जी से जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, सिर्फ 2 साल के लिए। मारान उसे अपनी सीने से लगाए बड़े प्यार से समझाते बोला। मारान अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ भी ली? जेबा उससे लगोती हुई बोली, आंखें आंसू से भीगी हुई थी। जी, वो बस इतना ही बोल सका। कब कर रहे हैं शादी? एक और सवाल संजीदगी से पूछा। कल, वो कहते हुए नजर चुरा गया। तो आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? करें अपनी मर्जी, फिर ले आए उसे घर। फिर कुछ दिनों में वो मुझे आपके दिल से और इस घर से निकाल देगी। वो तंजिया बोली थी। आंसू चुड़ियों की तरह बह रहे थे। नहीं जेब, वो ना यहाँ आपके सामने आएगी, बस वो मेरे साथ रहेगी बेबी होने तक। बारात को समझ नहीं आ रहा था कि वो जेबा को कैसे कन्विंस करे। अगर बारह की कमी आप में होती तब आप क्या करते? देवा उसे देखते हुए बोली। देवा, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मगर आप जल्दी समझ जाएंगी। वो बात बदल गया। मरता कैसे खुद पे ये बात बर्दाश्त न कर सका, और मौजू ही बदल गया। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपकी मोहब्बत में ही मैंने ये कदम उठाया है। नहीं बारान, देवा उठ गई उसके पास से। मेरी मोहब्बत में नहीं, बल्कि खुद के लिए। आप अपनी औलाद पालना चाहते हैं, आप मेरी मोहब्बत में ये कुर्बानी नहीं दे सके। आप अपने दादाजी की बातों में आ गए। करें आप जो मर्जी। वो बस हर्ट हुई थी इसलिए वो कमरे से ही निकल गई, परंतु इसे तकता ही रह गया। समझ रहा था कि वो आसानी से मना सकता है देवा को। शायद उसके जज्बात को खुद भी इतना मजरू कर गया था। सुबह बारान ऑफिस जाने के लिए तैयार होता। नेवी ब्लू कलर का 3 पीस पहने, क्लीन शेव के शीशे के सामने खड़े बाल बना रहता। देवा खामोश से खड़ी थी। उसके पास से गुजरने लगी तो उसका हाथ पकड़ लिया। देवा, प्लीज़ नाराज़ तो मत हुए आप मुझसे। मैं नाराज़ हूँ, इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं आप। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ज़ेब, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। आपने कभी भी नहीं सोचिएगा कि मैं आपके अलावा किसी और को भी अपने दिल में जगह दे दूंगा। वो दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते प्यार भरे लहजे में बोला। अगर सच में प्यार करते हैं तो मत करें ऐसा प्लीज़। कहते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे, वरना उसके माथे पर मोहब्बत की महर सुप्त की थी। मैं दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ, वरना मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं ये इंतहाई कदम उठा रहा हूँ। कहते के साथ ही उसने बेड से अपना बैग उठाया और कमरे से निकल गया। दीपा वहीं बेड पे बैठ के हिचकियों से रोने लगी थी। अपनी किस्मत पे मातम कनाती। जिस चीज़ का उसे डरता वही हुआ। बारान इसे छोड़कर किसी और का होने जा रहा था आज। बुशरा ने आज व्हाइट रंग का सूट पहना था, जिस पे व्हाइट और लाइट पिंक फूलों वाली कढ़ाई हुई थी। व्हाइट नेट का दुपट्टा, जिसके किनारों पे यहाँ लो वाली लेस लगी थी। कितने चाहों से इतने ये सूट बनाया था, मगर आज ऐसे लग रहा था जैसे कफन पहनने जा रही हो। साफ सुथरा रंगत पे लिपस्टिक लगाए, सुनहरी बालों की लट बनाई, सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकली थी। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हो, ये तो तुम्हारा फेवरेट सूट है। अनुषा ने उसकी तारीफ की थी, मगर इसने कोई भी रिएक्शन ना दिया, बस चाय का कप उठाकर मुंह को ला लिया। अनुषा ने उसके लिए नाश्ता तैयार करके बैठी थी। अनुषा ने कुछ ना कहा पे वो चुपचाप घर से निकल गई। इस वक्त 9 बज रहे थे। हाथ के इशारे से रक्षा रुका, वो बैठ गई। घर वाले बेखबर थे कि वो कितना इंतहाई कदम उठाने जा रही थी। अनन ऑफिस से बाहर ही बुशरा का इंतजार कर रहा था। इसने बुशरा को मैसेज किया था कि वो ऑफिस के बाहर ही उसका वेट करेगा। ऑफिस में किसी को पता ना चले वो दोनों एक साथ निकले, ऐसे में फिर 100 तरह के सवाल उठेंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो ऑफिस के बाहर ही मौजूद था। कुछ ही देर में बुशरा भी पहुंच गई। वहां से रक्षा उतरते ही उसकी बारान की गाड़ी पे निगाह गई। वो सीधा उसकी गाड़ी तक गई, फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ गई। इतनी लेट आई हो तुम? किससे कब से इंतजार कर रहा हूँ। आंखों पे काला चश्मा लगाए, सफेद रंगत की नीचे नेवी ब्लू कलर का सूट बूट पहने वो काफी पुरकशिश लग रहा था, मगर आज बुशरा को इसमें कोई कशिश महसूस नहीं हुई जो पहली बार हुई थी। अपने दुपट्टे को संभाले जो सर पर उड़ा हुआ था, सामने देख रही थी। ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था, जैसे थोड़ी सी देर हुई। माजर सामने देखते हुए संजीदगी से कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में वो कोर्ट पहुंचे थे। वकील के ऑफिस में बैठे थे, जहाँ वकील पहले से ही सब कागज तैयार किए बैठा था, बस दस्तखत ही करना बाकी थे। वकील ने पहले बारान की जानी पेपर बढ़ाए। बारान एक पल के लिए रुका था। जिबा का भीगा सा चेहरा उसकी आंखों के गिर रहा है। अगले ही पर अपनी तमाम तर सोचों को झटते
फट से साइन करने लगा और सारे कागज़ पर साइन कर दिए। अब बारी बुशरा की थी, जो बारान के साथ ही सोफे पर बुध बनी बैठी थी। मैम, अब आप भी सिग्नेचर कर दें। वकील ने कहा तो जिसे बैरी बनी बैठी थी, उसने जिसे सुना ही ना, वो कहीं खोई हुई थी। बारान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बुशरा बुशरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। साइन पेन उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, और वकील ने उसके आगे पेपर रख दिए। बड़ी मुश्किल से उसने हाथों की कपाट पर काबू पाते पेपर पे साइन कर दिए थे। अब वो बुशरा रियाज से बुशरा बावर रेवान हो गई थी। आंखों से दो कीमती मोती निकलकर बेमौल हुए थे। बारान उठ गया था और वकील से हाथ मिलाते हुए बाहर निकला था। बुशरा भी चुपचाप उसके पीछे बाहर निकली थी। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। गाड़ी तक बारान ने उसके लिए फरसिट का दरवाज़ा खोला। नजरें उसके सरापे पे थी, जो ऑफ वाइट नोट में नाजुक सा तरापा ले उसकी गाड़ी में बैठी थी। बारान ने भी गाड़ी संभाल ली। ज़ेबा अपने कमरे से बाहर निकली थी बारान के जाने के बाद से, वरना तो उसने सारे घर का काम अपनी निगरानी में ही करवाती थी। एक एक पल सूरी पे गुजर रहा था उसका। बारान किसी और का होने जा रहा था। कहाँ बर्दाश्त हो रहा था उसे। बारान तो जैसे उसका कोई कीमती सरमाया था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई पुराना बदला लिया हो। जैसे बरसों पहले उसने ठुकराया था, वैसे ही आज बारान ने भी उसे ठुकरा दिया हो। कुछ ही देर में गाड़ी एक शानदार होटल के आगे रुकी थी। सारे रास्ते दोनों खामोश ही रहे थे। बारान ने गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। आ जाओ मिसी, तो चुपचाप उतर गई। उसके पीछे पीछे सर झुकाए चल दी। उसे लिए एक होटल के रूम में ले आया। कमरे का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर आने का रास्ता दिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। कमरा बड़ा ही खूबसूरत और कीमती फर्नीचर था। कमरे में वाइट वॉल और वाइट पर्दे और बेड पे भी वाइट ही बेडशीट थी। उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी इस कमरे में। बारान ने अपना कोट उतार कर बेड पे रखा था और उसकी तरफ मुड़ा। वो जो कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई थी। रिलैक्स हो जाओ बुशरा, बात करनी थी तुमसे कुछ, इसीलिए यहाँ लाया हूँ। कहती वो वॉशरूम में बंद हुआ था। उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। गहरी सांस ली थी। वो बेड के किनारे में बैठी थी। ऐसे में उसका दुपट्टा सिर से सिरक कर गले में आ चुका था। कुछ ही देर में बारान भी वॉशरूम से निकल आया था। बुशरा को बेड के कोने में बैठा पाया। उसके साथ ही जा बैठा, जो ख्यालों में गुमसुम सी मेरी थी। इसके यूं इतना करीब आकर बैठने पे चौंक गई थी। क्या हुआ, डर क्यों रही हो मुझसे मिसेज बारान? वो मुस्कुराकर नजरें उसके चेहरे पर जमाए बोला। उसके देखने का जाविया नजर बदल चुका था। बुशरा घबराहट के मारे खड़ी हो गई थी उसके पास से। बारान ने उसका हाथ थाम लिया। बात करने के लिए लाया हूँ, यहाँ शर्माने का भी टाइम नहीं आया, बैठो। तो वो चुपचाप झुकते उसके साथ बैठ गई। वो वाकई में बारान से घबरा रही थी। इसके इतना करीब होने थे। एक वीक में तुम्हारे सारे पेपर रेडी हो जाएंगे और टिकट भी कंफर्म हो जाएंगी, लिहाजा तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ शादी का मकसद क्या है। 1 साल में हमारा बेबी दुनिया में आ जाएगा। बच्चे के लिए मदर फीड भी ज़रूरी है। 1 साल तुम इसे फीड कराओगी। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके बाद हम दोनों इस रिश्ते की कैद से आज़ाद होंगे। जब चाहोगी तभी डिवोर्स दे दूंगा मैं तुम्हें। ये पहला हक सिर्फ ज़ेबा का है, वही इसकी माँ होगी। तुम अपने जज्बात काबू में रखना। बच्चे को देखकर फिर ना जाना अपनी बात से। वो सितमगर इंतहा को पहुंचा था तुम दर्सी में। जी मैं समझ गई हूँ। उसके पास से उड़ गई थी। 2 कदम आगे बढ़कर बोली थी, क्या समझ गई हो? उसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा होता। यही कि मुझे अपने तमाम जज्बात को मार देना होगा। ये मैं कोई इंसान नहीं, कोई रबड़ की गुड़िया हूँ। उसकी जानी मुड़ती बोली थी। मुड़ते ही उसके चौड़े सीने से टकराते हुए बची थी। वो 1 कदम पीछे हटी थी। हाँ गुड़िया तो तुम वाकई हो। वो 1 कदम का भी फासला मिटाते उसकी ठोड़ी पकड़ते हुए चेहरा ऊंचा किया था। बुशरा की नजरें झुकी थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। साफ चिपचाप रंगत, छठी तितकी नाक, बारीक पथरीले लत्ते होंठ, घनी पलकें बारान का दिल गुस्ताखी होने पर मजबूर कर रहा था। बुशरा ने धीरे से आंखें खोली। उसके बेहद करीब बढ़ा था। उसकी गर्म सांसों की हरारत वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो मजीद फासला मिटाता कि बुशरा ने कदम पीछे लिया था, तेजी से, मगर इतनी ही तेजी से बारान ने उसके कमरे में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगाया था। बुशरा का नन्हा सा दिल फड़फड़ाने लगा था उसकी इतनी सी कुर्बत में। शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर या अजनबी नहीं। जी किसी के साथ ही उसने झुके से आदत के तो बेड पे पड़ा कोट उठाकर पहना था। शी के सामने जाते बाल बनाने लगा था। बुशरा ने दुपट्टा दुरुस्त करते सर पे लिया था अच्छे से। बारान उसकी जानिब बढ़ा था। चलो लंच कर लेते हैं। वैसे भी सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया। उसे ज़ेबा का ख्याल आया था, पता नहीं उसने भी कुछ खाया होगा कि नहीं। ऐसे ही इतना जज्बाती हो रही थी वो। सोचता वो कमरे से बाहर निकला था। बुशरा भी इसके पीछे बाहर निकली थी। इसे जैसे सुक्का सांस लिया उसकी जान पे बनाई थी। लंच करने के बाद वो दोनों होटल में एक साथ बाहर निकले थे। मम्मी चली जाऊंगी, आप जाएं। बारान गाड़ी पे बैठने लगा तो बुशरा बोली, क्यों? आंखों पे सनगिलासे लगाए बोला, मुझे कहीं और जाना है, आप जाएं। वो हाथों की उंगलियों को आपस में करते बोली, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं छोड़ देता हूँ। आंखों से सनगिलासे सटा था उसे देखते बोला, मेरी मर्जी, मैं आपको कुछ बताने की पाबंद नहीं हूँ। वो मुँह दूसरी तरफ की बोली। बारान ने उसका एटीट्यूड देखकर आबरू उठ गई। वह मिसेज बारान ऐवान अभी ही मिसेज बनी और इतना एटीट्यूड। अभी कुछ देर पहले कमरे में तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी और बाहर निकलते ही शेर बन गई। जो मर्जी समझ लो। तो जिसे अपनी टून में वापस आ गई थी। चले फिर कमरे में। पूरे दिन की बुकिंग थी, वो तो ज़ाया तो नहीं होगी कम से कम। बारान ने उसका बाजू पकड़ते उसके करीब करते आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। बारान शायद उसे डराना चाहता था। बुशरा को उसकी घटिया सोच पे तो फाई
अपना बात उसकी गिफ्ट से निकाल कर उसे घूर कर देखा, वो वाकई में ही शेरनी ही लग रही थी। मुझे बैंक जाना है, दांत पीसते हुए कहा था। ओह, तो जेब में पैसे आते ही अय्याशी शुरू। वो तंदिया मुस्कुराता, वो गुस्से से घूरते पैदल चलने लगी थी। बारात भी आंखों पे सन गिराते लगा, गाड़ी में बैठी और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। बुशरा तेज तेज चलती हुई जा रही थी, आंखों में आई नमी को हथेली से साफ करती हुई जा रही थी। अपनी तो इनका सख्त एहसास हो रहा था, और न जाने कितना इस शख्स के हाथों जलील होना पड़ेगा। बैंक पहुंची थी, उसके अकाउंट में पैसे आ चुके थे, भारी रकम निकलवाई थी बैंक से और फिर हॉस्पिटल की जानिब चली। हॉस्पिटल पहुंचते ही काउंटर पर बिल जमा करवाया ताकि सलीम का इलाज हो सके। बुशरा तुम आ गई। नुशा तो सलीम के पास मौजूद थी जब बुशरा हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुई। जी मैंने बिल पे कर दिया, बुशरा ने कहा। सलीम बेड पे लेटा हुआ था, बीमारी के बाद आंखें दर्द पड़ चुकी थी, साफ रंगत भी सांवली हो गई थी। बुशरा मत करो मुझ पे एहसान, मैंने कौन सा बच जाना है, इतना महंगा इलाज है, क्यों दूसरों के एहसान तले खुद को दबा रही हो। सलीम ने कमजोरी के बाद लड़कती हुई आवाज में कहा, सलीम भाई आप मेरे मोहसिन हैं, आपने और आप ही ने जो मुझ पर एहसान किए हैं इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बुशरा की आवाज़ भर्रा गई थी कहते हुए, मेरी अगर सगी बहन भी होती तो शायद वो मेरे लिए इतना इतना साथ ना दे पाती जितना तुम कर रही हो। तुम बहन नहीं बल्कि बेटियों से भी बढ़कर हो। अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो तुम्हारे एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा मैं। सलीम की आगे बढ़ आई थी, वो बुशरा के चेहरे की थकन देख चुका था। एहसान नहीं है ये एहसान का बदल है जो आपने मेरी ज़ात पे की है, अपने घर में पनाह दी, अच्छी तालीम और अच्छी ज़िंदगी देकर। बुशरा अपने आंसुओं पे काबू ना रख सकी, इसलिए कमरे से ही निकल गई। अनुषा मुझे सुकून से मरने दो, मत करो इतने ये एहसान मुझ पे। अगर ज़िंदगी ना रही तो मैं अपने सीने पे ही ये बोझ लेकर दुनिया से चला जाऊंगा, सलीम ने रोते हुए कहा था। प्लीज़ सलीम ऐसी बातें ना सोचा करें, आपका इलाज अब अच्छे से होगा और आप ज़रूर तंदुरुस्त हो जाएंगे और बुशरा की एक एक पाई चुका देंगे। इसके लिए मेलों का शहजादा ढूंढकर उसके साथ रुखसत कर देंगे। अनुषा ने उसे दिलाता देते उसके आंसू साफ किए थे। शाम को बारान घर आता तो खाली सा घर लग रहा था, वरना तो इसे दरवाजे पे ही मिल जाती थी। दादाजी हाल में बैठे हुए नजर आए। शकूर, बारान ने सुबह बैठते वहाँ लगे, वो पानी लेकर हाजिर हुआ तो उसके सामने। घर में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? दादाजी किधर है? दादाजी तो सुबह से ही कमरे में बंद हैं और दादाजी वेले निकम्मे। मेरा मतलब है फारिग इंसान है, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, वो भी कमरे में, और इस घर में तीसरी कोई रौनक नहीं है ना। शकूर बिना ब्रेक लगाए बोलता ही चला गया।